हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हितेश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं द हिंदू बिजनेस लाइन में आए हुए KD-12 के बारे में, जो कि बात करता है 10 इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में। एग्रीकल्चरल जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसमें हम क्या क्या सुधार लेके आ सकते हैं, ऐसे 10 जो है इनोवेटिव आइडियाज़ जो है इस एडिटोरियल में हमको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो एडिटोरियल में जो 10 पॉइंट लिखे हुए हैं हम इसका इस्तेमाल कर कहाँ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी चीज़ से कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आप देखेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 उसमें इकोनॉमी की जो यूनिट्स आती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, उसी में नीचे बात करते हैं जो 4th यूनिट, 5th यूनिट और 6th यूनिट, इन तीनों यूनिटों में बात की जाती है कृषि से संबंधित। जैसे हम पहले समझ लेते हैं 4th यूनिट में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। आज वर्तमान में देखें जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो एक क्रॉपिंग पैटर्न हमने बना दिया है, जो उत्पादन का एक हमने पैटर्न बना दिया है, वही हमारे लिए क्या है, फसल पैटर्न जो हमने बनाया है वही हमारे लिए एक समस्या बनकर उभर रहा है। अब उस समस्या को टैकल करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इस यूनिट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंडली अगर अपन देखें इश्यूज रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर थोड़ी सी बहुत बात करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, ताकि थोड़ा बैकग्राउंड बन जाए उन लोगों का कि जिन्होंने पहले समझा नहीं है, इसको फॉलो नहीं करा है पहले, जो फार्म प्रोटेस्ट हुआ था, MSP क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो लेकिन ये जो टॉपिक है मुख्यतः MSP से संबंधित नहीं है, मुख्यतः इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे जो सॉल्यूशन इसमें बताए गए हैं उसमें एक पॉइंट यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि हमको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करना है, थोड़ी सी हमको क्या करनी है, सब्सिडीज़ देनी है कुछ प्रैक्टिसेस पे, ताकि जो फार्मर्स से वो क्या हो पाए, थोड़ा प्रेरित हो पाए, इंकरेज हो पाए कुछ फार्म सब्सिडीज जो कुछ फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट यूनिट में हम देखते हैं क्या लिखा है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, जो फूड प्रोसेसिंग हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज है उनसे संबंध में कार्य क्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, और क्या लिखा हुआ है, आपूर्ति श्रृंखला में प्रबंधन, है ना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन यानी सप्लाई जो चेन है उसका मैनेजमेंट। अब इसके बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे। एक समस्या हमारी सप्लाई चेन वाली भी देखने को मिलती है कि आज हमारे यहाँ जो स्टेगनेंट प्रोडक्शन है यानी स्थिर जो उत्पादन है वो दिक्कत देखने को दे रहा है, यहाँ पे उत्पादन दिक्कत उत्पन्न कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि एडिटोरियल क्या कह रहा है, क्या इशू बताया जा रहा है इसमें। इस एडिटोरियल में बताई गई है कुछ समस्याएं। पहली समस्या इसमें यह बताई गई है कि साहब हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है यानी जिस चीज़ का हम उत्पादन करते हैं वो लंबे समय से चल रहा है स्थिर, यानी जितना, जैसे मान के चलो पहले 100 कुंटल हम लोग क्या करते थे, उत्पादन कर रहे थे, तो आज भी हम 100 कुंटल उत्पादन कर रहे हैं। तो आप सोचोगे इसमें दिक्कत क्या है, जितना उत्पादन कर रहे थे उतना ही तो कर रहे हैं, कम थोड़ी ना हुआ है जो दिक्कत हो जाएगी। अरे कम ही हुआ है। ये कम कैसे हुआ है, पहले खाने वाले लोग थे 100, तो आपने 100 यूनिट बना लिया भाई भोजन, है ना। अब खाने वाले लोगों की संख्या भी तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन कितनी हाई जा रही है हमारी, दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उनके लिए प्रोडक्शन जो होगा वो भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर पॉपुलेशन को भी साइड रख दें, यदि आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना है यानी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनना है, तो आपका प्रोडक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, दिन ब दिन बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए भी स्टैग्नेंट जो हमारी इंपॉर्टेंट, मतलब जो हमारी जो स्टैग्नेंट प्रोडक्शन है, स्थिर उत्पादन जो हमारा हम कर रहेंगे वो हमारे लिए एक इशू उत्पन्न कर रहा है। सेकेंडली जो हमारा इशू है वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ है, हमारे यहाँ की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भारी प्रभाव पड़ा है। जैसे अभी आपने एक मतलब ऐसे जो यूपीएससी पूछता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है ना, ये कई बार कथन भी चर्चा में आता है। क्यों है भाई, क्योंकि अगर मानसून अच्छा रहेगा तो फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी, अगर मानसून खराब रहा तो फसल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अब ये क्लाइमेट चेंज तो और ज़्यादा क्या कर रहा है, मानसून से ज़्यादा प्रभाव अपनी फसलों पर डाल रहा है। जहाँ बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं हो पा रही है, गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, जिसके कारण से जो फसल का उत्पादन है वो दिन ब दिन गिर रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है, जो हमारा ये फर्स्ट वाली दिक्कत है वो उत्पन्न हो रही है। सेकेंडली हम देखें तो बात करते हैं वाटर और सॉइल यानी हमारा जो पानी और जो मिट्टी है, मिट्टी की आज वर्तमान में देखें तो गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हम जो फर्टिलाइजर्स वगैरह या फिर जो इस्तेमाल कर रहेंगे उनके कारण जो हमारी जो भूमि है वो क्या हो रही है, अम्लीय हो रही है, वो एसिडिक हो रही है, जिसके कारण से जो प्रोडक्शन है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और वाटर के बारे में तो हम पिछले 3-4 वीडियो, मतलब 2-3 वीडियो में तो कम से कम चर्चा कर ही चुके हैं कि वाटर कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दिल्ली की झुग्गीज के बारे में हो, चाहे वो उसकी आगे की प्रोग्रेशन हमने जो बात करी थी उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो वाटर और सॉइल जो वाला जो मामला है ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट, मतलब एक दिक्कत बन के उभर के आ रहा है। नेक्स्ट क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, नेक्स्ट दिक्कत मिल रही है लाभहीनता। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कृषि आज वर्तमान में कृषि कृषकों के लिए क्या बन गई है, जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रह गई है।
एग्रीकल्चर के बेसिस पर पूरी लाइफ को अपनी है ना सर्वाइव कर पाए, आज वो भी कृषि है ना अपने उत्पादकों को नहीं दे पा रही। आज ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। तो लाभहीनता जो है ये भी हमारे यहाँ की क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत बन रही है। लाभहीन जो खेती हमारे यहाँ हो रही है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको उसका इतना लाभ नहीं मिल पा रहा जो वो खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी 2 दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो लगभग 5 दिक्कतें हैं जिसके बारे में चर्चा कर रहा है। इसी के सॉल्यूशन उसने 10 पॉइंट्स में बताए। तो यदि इन 10 पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना हो तो पहली स्लाइड है, बढ़िया से जब भी पेपर का समय हो इन 10 पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए, ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडिया बता सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन पहला पॉइंट क्या कहता है, फार्म काउंसिल के बारे में है ना, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ एडिटोरियल राइटर बात कर रहा है कि हमें एक कृषि परिषद की आवश्यकता है, और कृषि परिषद की राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद की आवश्यकता है। नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसकी आवश्यकता है हमको। क्यों है भाई, क्योंकि अगर हम देखें वर्तमान में जो जीएसटी काउंसिल वो इतना अच्छा काम कर रही है, अपनी जो जीएसटी संबंधित हम जो नीति बनाते हैं उसमें ये क्या करती है, अपनी रिकमेंडेशंस देती है, अपने प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करवाती है। आज इसकी सफलता देखते हुए हमें लग रहा है कि जो ज़रूरत हम देख रहे हैं कृषि के क्षेत्र में है, उसके अनुसार हमको भी एक काउंसिल जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसके लिए बना देना चाहिए। तो एक पहला इनोवेशन क्या बताया इसने कि एक हमें क्या बनानी है, काउंसिल बनानी है। काउंसिल कैसी होगी ये भी डिटेल में उसने समझाया है। इस काउंसिल के अंदर जो विभिन्न मंत्रालय हैं ना, कृषि मंत्रालय से संबंधित मुख्यतः कहा जा रहा है, तो हमारे जो केंद्र और राज्य यानी सेंटर और स्टेट के जो भी जो कृषि मंत्रालय हैं उनको दोनों को क्या करें, उसमें ज्वाइन करें। जो उसके मेंबर्स हो ना उसमें कृषि मंत्रालय दोनों यानी सेंटर और स्टेट दोनों के बैठे। साथ ही साथ नीति आयोग जो हमारे यहाँ का थिंक टैंक है उसके यहाँ के जो सदस्य है वो भी वहाँ बैठे। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, है ना, इसमें कोई संबंध नहीं है, वो भी यहाँ पर बैठे हैं। कुछ रिसर्चर्स बैठे हैं जो रिसर्च करते हैं उसके बारे में, जो एग्रीकल्चर संबंधित रिसर्चर्स हैं उनको बिठाएं। फार्म जो बॉडीज़ हैं यानी एफपीओज के बारे में मुख्यतः बात की जा रही है, एफपीओज को यहाँ पे बिठाइए। इंडस्ट्रीज़ के जो लीडर हैं उनको बिठाइए। अकेडमिक जो संबंधित जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पढ़ा रही हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, उनको बिठाइए। अब जब ये सारे लोग बैठकर चर्चा करेंगे काउंसिल में, तो ये एक ऐसी साध्य रणनीति निकालेंगे जो हमारी इन्वायरमेंट को भी बचा लेगी और दूसरी चीज़ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाएगी। कुछ याद आया? बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ उसी क्वेश्चन के बारे में। यूपीएससी ने पूछा था ना, एक ऐसी साध्य रणनीति बताइए जिससे हम हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास भी अच्छी तरीके से कर पाएँ और जो प्रकृति है उसको भी बचा पाएँ। तो बताइए कि एक अच्छा रणनीति हो सकती है एनएडीसी का फॉर्मेशन, जिससे हम हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए रिसर्चर्स इन सभी का आइडियाज लेकर प्रयास कर सकते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो, एक सस्टेनेबल हो, समाधानीय हो, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको भी हम प्रोग्रेस करवा सकें। एक उदाहरण आप इस वाले पैराग्राफ का उधर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो ये काउंसिल बनेगी है ना, जो फॉर्मुलेट होगी, ये ST जो काउंसिल जिस प्रकार से काम करती है उसी प्रकार से NADS जो है वो क्या काम करेगी, हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाए। वो स्ट्रेटेजी बनाकर छोड़ ना दे, उसकी मॉनिटरिंग भी करे और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करवाए। इम्प्लीमेंटेशन यानी यहाँ पे काम हो रहा है 3 चीज़ का, एक तो कार्यपालिका, एक तो विधायिका और एक न्यायपालिका। तीनों के मतलब जो काम अपन बोल सकते हैं, मैं समान शब्दों में समझा रहा हूँ कि इस एजेंसी को क्या करना चाहिए, 3 काम करने चाहिए। पहले तो स्ट्रेटेजी को बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करे, बाद में उसकी निगरानी करे। 3 काम इसको करने के लिए बताए गए। आगे बढ़ते हो, देखते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या चर्चा कर रहा है। सेकंड पॉइंट बात करता है भाई इंक्रीज एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी जो R&D उसके बारे में बात कर रहा है। आज यदि वर्तमान में देखें हमारा जो जीडीपी एग्रीकल्चरल जीडीपी यानी कृषि के ऊपर हम जितना भी जीडीपी को खर्च करते हैं वो है केवल 0.61%। 0.61%। इस 0.61% को बढ़ाकर हमको करना है 1%, यानी जितना मान के चलो हम हमारी पूरी जीडीपी का 100 रुपये अगर हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर में खर्च करते हैं, तो उसमें अनुसंधान के लिए केवल हम इस्तेमाल कर रहे हैं 0.61%। इसको बढ़ाकर 1% हमको करना है। ये पहली बात इसमें कही गई है। सेकेंडली इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट अ वेल डिफाइंड हाई प्रियोरिटी रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत मतलब हाई प्रियोरिटी वाला एक प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च करना पड़ेगा रिसर्च के लिए। जैसे हमने एक बार करी थी ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए थे, हरित क्रांति लेकर आए थे हमारे यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आज जरूरत है हम रिसर्च एक रिवॉल्यूशन लेकर आए, RR लेकर आए। इस RR के कारण क्या हो पाएगा, हम जो हमारी रिसर्च एग्रीकल्चरल जो क्षेत्र है, ग्रीन रिसर्च रिवॉल्यूशन, एक टर्म आप खुद ही अपनी बना लीजिए ना, ग्रीन रिसर्च रिवॉल्यूशन यानी हरित जो अनुसंधान
जो रिवॉल्यूशन क्रांति है, अब ये लेके आने की ज़रूरत है। कई बार चर्चा चलता है ना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 लेकर आया जाए, तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप बताइए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 में होना चाहिए GRR, यानी कि ग्रीन जो रिसर्च रिवॉल्यूशन है ये भी उसके अंदर ऐड होना चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, हाई प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। इसमें ये भी आवश्यकता है हमको कि यानी यहाँ पे हमको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को यहाँ पे क्या करना है, इंकरेज करना है कि वो यहाँ पर आके रिसर्च में पार्टिसिपेट करे। और उसको करने के क्या मतलब क्या तरीका है, इंसेंटिवाइज करना, यानी कुछ ना कोई सब्सिडी देना है या फिर उस प्रकार से काम करवाना, जिससे जो पब्लिक सेक्टर में तो गवर्नमेंट ही आती है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पर इंकरेज हो पाए, यहाँ पे आकर्षित हो पाए। आगे देखते हैं, इसी में एक और चीज़ बताई गई है कि हम कई बार क्या देखते हैं कि हमारी जो नीतियाँ होती हैं वो क्रियान्वयन होने में उनमें देरी हो जाती है। क्रियान्वयन होने में देरी का कारण क्या होता है, सबसे पहले कारण होता है जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी मान के चलिए जो अनुसंधान और शिक्षा के जो संस्थान होते हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वीक होता है। तो पहले तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करो भाई। दूसरी चीज़, जो एग्रीकल्चर और रिसर्च की यूनिवर्सिटी है, जो हमारी कृषि और जो विश्वविद्यालय मतलब कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान की जो संस्थान है, इसमें जो रिक्तियाँ हैं यानी जो मतलब बनी हुई है वैकेंसीज, उन वैकेंसीज को भरो ताकि जो हम डिले कर रहे हैं इनकी चीज़ों में वो डिले कम हो पाए, क्रियान्वयन में जो देरी हो रही है वो क्रियान्वयन में देरी कम की जा सके। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात करता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में, संधारणीय जो प्रयास है उनके बारे में, यानी कहा जा रहा है हमको क्या करना है, सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, संधारणीय का मतलब क्या होता है, सतत का मतलब क्या होता है। मुख्यतः मतलब ये है कि आज आप अगर किसी रिसोर्स या फिर किसी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो संसाधन का इस्तेमाल करते हुए आपको ये याद रखना है कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो आपके लिए आपूर्ति हो रही है, पूरे संसाधन है, इसको आप खा रहे हो, लेकिन आगे जाके जब नई जनरेशन आएगी उसको खाने के लिए कुछ मिले ही ना। तो ये बोलते हैं कि ये नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। और सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या होगी कि आप अपने यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल ऐसे करें कि आगे जाके जो पॉपुलेशन है वो भी क्या करे, इसका लाभ उठा पाए। तो हमको क्या आवश्यकता है कि कम से कम हम ये प्रयास करें कि प्रकृति जिन संसाधनों को उत्पादन करने में जितना समय लगाती है, कम से कम उतने समय में हम उस रिसोर्स को ख़त्म करें, या उतने समय में ना करें तो थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा भी समय लें तो कम से कम उसको उतना समय वापस दे पाएँ कि वो वापस से उत्पादित हो पाए, प्रकृति उस संसाधन को वापस बना पाए। इसे कहेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर संधारणीय विकास या सतत विकास, इसको कहेंगे। ठीक है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं 17, उसमें से भी एक आ जाता है क्लाइमेट एक्शन वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाए। तो हम देखें कि हमको क्या करना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस लेकर आना है साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो मैंने शुरुआत में भी आपसे बात करी थी, जो यूनिट 4 थी इसकी जो बात करती थी मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। आज वर्तमान में हम देखें ग्रीन रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति हम जो लाए थे उसका मेन कारण था अपने आप को जो खाद्य की जो उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भर बनाना, जिसके लिए ऊपर हम बहुत अच्छी तरीके से सफल भी हुए। और सफलता आज देख रहे हैं कि हम हमारे लिए जो खाद्य की वस्तुएं हैं उसके लिए हम क्या है, डिपेंडेंट किसी और पे नहीं है, खुद पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है हम। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट उसमें ये देखने को मिला, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया एक अच्छे उद्देश्य से ये किया गया था कि कुछ फसलें थी, जैसे मान के चलो हमारी राइस हुई, धान हुई, है ना, हमारा जो गेहूं हुआ, इन दोनों फसलों पर फोकस किया गया था मेनली, और साथ ही साथ जो हमारा गन्ना था उसके ऊपर भी फोकस किया गया था। कारण क्या था, ये जो दोनों क्रॉप थी, यानी जो राइस और जो वीट है, यानी हमारा जो धान और जो गेहूँ है, ये है हमारी फूड क्रॉप, यानी कि हम क्या कह सकते हैं खाद्य फसल है। और जो हमारी जो गन्ना है वो क्या है, एक कैश क्रॉप है, यानी जो नकदी फसल है, नकदी फसल एक। तो हमने क्या करा, 2 खाद्य फसलों पर फोकस किया और एक नकदी फसल पर फोकस किया। कारण था हमारी इकोनॉमी को स्टेबल बनाना। हमने 1965 के जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ उसमें अमेरिका ने जो अपने को पब्लिक लॉ 480 के द्वारा हमको फूड एड दिया करता था, खाद्य सहायता दिया करता था, वो देने के लिए मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में हमने क्या देखा कि अगर आगे जाके भविष्य में ऐसी स्थिति बनती है कोई युद्ध की, तो अमेरिका तो अपने हाथ उठा देगा भाई। तो अब ऐसी स्थिति में हम हमारे लिए डिपेंडेंट हो पाए, तो हमने क्या करा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो फूड क्रॉप थे उसको ज़्यादा फोकस करा। और जो राइस को हम देखें तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेपल फूड है, मतलब वो अधिकतर वहाँ खाया जाता है। अगर हम देखें वीट, तो जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे खाया जाता है। इसलिए हमने मुख्यतः फोकस इन 2 फसलों पर, फूड क्रॉप्स में, और एक फसल जो है जो हमारी शुगर कैन है उसको कैश क्रॉप के रूप में हमने फोकस किया। अब दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये हो गई कि ये 3 फसलें जो हो गई ना, हमारे यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न बन गई। आज जो हमारा जो फसल पैटर्न है वो 3 फसलों में आकर टिक गया है। कारण क्या है कि अब उत्पादक क्या करते हैं, जो कृषि वाले लोग हैं, मतलब हमारे जो उत्पादक है वो क्या करते हैं, इन तीनों फसलों को क्या करते हैं, ज़्यादा उत्पादित करते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक कारण है एमएसपी, और एमएसपी के साथ साथ इसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, यानी इसकी जो खरीद प्रक्रिया है वो।
आज हम देखें एमएसपी हम बहुत सारी फसलों पर लगभग 20 से ऊपर जो फसलें हैं उन पे हम क्या करते हैं, एमएसपी देते हैं। लेकिन खरीदने के मामले में जितनी हम कितनी प्रिक्योर करते हैं तो वो हम कुछ ही फसलों में करते हैं, जिनमें कुछ नाम 3 के ये हैं। इनको अच्छी तरीके से हम प्रिक्योर करते हैं, उनका एमएसपी लेवल भी अच्छा खासा रहता है। तो इसके कारण कि जो हमारे किसान हैं वो किसका उत्पादन करते हैं, इन 3 फसलों का ज़्यादा उत्पादन करते हैं। हम इन 3 फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, इसमें समस्या क्या है, बनाइए क्या दिक्कत है, उत्पादित कीजिए। आपकी जो शुगर केन है, आप जो राइस बना रहे हैं, आप जो वीट बना रहे हैं, इनका उत्पादन कीजिए, क्या दिक्कत है। दिक्कत यहाँ ये उभर के आती है कि इन 3 पैटर्न के कारण, इन 3 फसलों के कारण जो दूसरी फसलें जैसे मान के चलो ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, रावी हुआ, है ना, ये सारी फसलें जो होती हैं वो कहाँ चली जाती है, ठंडे वस्ते में चली जाती हैं। इनका प्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। अब इससे क्या दिक्कत है, दिक्कत है न्यूट्रिशन लेवल की। ये फसलें होती हैं सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन देने वाली, पोषण देने वाली। अब ये फसलों से हमको पोषण ही नहीं मिल पाएगा तो हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है कुपोषण की शिकार होगी। ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। क्या हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, जो फसल जो है उसका क्या करना पड़ेगा, विविधीकरण करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और किसके बेस पे, एग्रो इकोनॉमिक जो इकोलॉजिकल जोन है, यानी जो हमारा क्या है, कृषि पर्यावरणीय क्षेत्र जो है, यानी कहने का अर्थ जो है जिस क्षेत्र में आप उत्पादन कर रहे हो उसकी मिट्टी को देखो, उसके यहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट को देखो, उसके यहाँ के टेम्परेचर को देखो कि उधर कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी रह पाएगी। ये मत देखो कि एमएसपी ज़्यादा किसको मिल रही है, ये देखो कि आपकी फसल उगने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके उधर है क्या, आपके यहाँ जो आपका जो खेत वगैरह उसमें कौन सी फसल अच्छी उगाई जा सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। ये इकोलॉजिकल जोन्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। सेकंड क्या किया जा रहा है, जो वाटर और सॉइल जो कंजर्वेशन है प्रोग्राम जो है, इन पे काम किया जाए, क्योंकि जब तक आप सॉइल और वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे हम एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपना नहीं पाएंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर दिया गया है कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट सिस्टम के बारे में। अभी कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर जो कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट है ये क्या है, एक लिमिट का उधार है जो सरकार देती है अपने प्रोड्यूसर्स को। जैसे आप मान के चलिए कि अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप है ना, हर इंडस्ट्री जो है इससे मतलब इतना इतना उनके पास क्रेडिट है, इससे ज़्यादा क्या है वो कार्बन का उत्सर्जन अपने प्रोडक्शन में नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा वो जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनको उत्पादन नहीं करेंगे। और ये जो है अगर आप इससे कम करोगे तो क्या होगा, जितना आपका बचेगा, इसे मान के चलो आप इतना उत्पादन कर सकते थे कि ना, कितने का इतना उत्पादन कर सकते थे, कार्बन का इमिशन कर सकते थे, लेकिन आपने इतना से ही करा है, तो अब आप जो इतना बचा हुआ है ना इसको आप दूसरी कंपनी को बेच सकते हो। ये बोलेंगे क्रेडिट को आपने क्या करा, दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। इससे क्या होगा, जो क्रेडिट आप बचाएंगे इससे आपको अतिरिक्त लाभ देखने को मिलेगा। तो लोग कम से कम प्रयास करेंगे कि वो क्या करें, कार्बन का उत्सर्जन सबसे कम से कम करें। और जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होंगे उसके माध्यम से क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनके इमिशन को भी कम से कम किया जा सकता है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ग्रीन क्रेडिट क्या होता है और जो कार्बन क्रेडिट है वो क्या होता है, गूगल पे सर्च करेंगे उसके बारे में पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। फोटो वाइज आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बात थी भाई कि ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट को हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है, इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू मिटिगेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट इन एग्रीकल्चर। सीधी सी बात है, आप क्या करो, लोगों को इंसेंटिवाइज करो, आप क्या करो, उनको मतलब इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सरकार क्या करे, अपनी विभिन्न प्रतियोजना निकालें ताकि सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही जो आपने बताया ना ग्रीन क्रेडिट या फिर कार्बन क्रेडिट जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक इंसेंटिव, एक प्रोत्साहन ही है जो लोगों को हम दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर ये क्या कहना चाहता है। डिमांड का मतलब होता है क्या, मांग, और ड्रिवन मतलब डिमांड जो मांग है उसके अनुसार हम एग्रीकल्चर करें, डिमांड के अनुसार हम क्या करें, हमारा कृषि जो है उसको उत्पादित करें, कृषि जो है उसको संचालित करें। अब इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल राइटर, एडिटोरियल राइटर आज हमें कहना चाह रहा है कि जो कृषि आज वर्तमान में अधिकतर कृषकों के लिए जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रह गई है, उसको सक्षम स्रोत बनाने के लिए हमको ये आवश्यकता है कि हम देखें दो चीज़ें। एक तो चीज़ ये कि डिमांड आपकी सॉइल की क्या है, आपके जो फसल है उसकी डिमांड क्या है, आपकी अगर यहाँ की आपका जो इन्वायरमेंट है वो डिमांड करता है कि आप सोयाबीन उगाइए तो आप मत उगाओ गेहूँ, सोयाबीन का ही उत्पादन करो आप। एक चीज़ तो ये। दूसरी डिमांड यहाँ बात की जा रही है मार्केट, आपका मार्केट क्या डिमांड कर रहा है। मान के चलिए अभी हमने पिछला साल क्या बनाया, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट या फिर बोल सकते हैं जो मोटा अनाज होता है उसके लिए हमने पूरा साल बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है वो हमने जो है करा था 2023 को डिक्लेयर करा था। अब उसमें क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी देखें और राष्ट्रीय तौर पर भी देखें, जो मिलेट्स हैं, जो मोटा अनाज है उसकी डिमांड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग क्या हैं अब बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, जो बोल सकते हैं अर्बन वाले जो लोग हैं, अर्बन यानी शहरी जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं हेल्थ के ऊपर, क्या हम हेल्थ को सबसे ज़्यादा अच्छा रखें। तो अब डिमांड भविष्य में
ऐसा बता सकते हैं कि भविष्य में जो मिलेट्स है उसकी डिमांड बढ़ सकती है। तो आप उस डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर पे जाएं, ना कि जो MSP ड्रिवन है या फिर जो प्रोक्योरमेंट ड्रिवन जो एग्रीकल्चर हुआ है उसके ऊपर जाएं। इससे क्या होगा, अधिकतर लाभ जो है वो कृषकों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट्स में क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है प्रमोट सॉल्यूशन फॉर डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर टू मैनेज सरप्लस एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स। यानी कहने का अर्थ ये है कि हम जो अधिकतर चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं, उस बाहर से मंगाने में मतलब हमारे यहाँ डिमांड तो है भाई, डिमांड है जब भी तो हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो हम हमारे यहाँ उत्पादन ही उन्हीं चीज़ का करें ना जो डिमांड है। तो हमारे यहाँ उत्पादन और सप्लाई दोनों हमारे देश में ही है, तो दूसरे देश से लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यानी कहने का अर्थ है जो हमारा व्यापार घाटा जाता है, कई बार जो ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा ट्रेड डेफिसिट देखने को, अगर हम डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर चलाएंगे। पहला पॉइंट ये कह रहा है भाई। सेकंड क्या कह रहा है, इनकरेज फार्मर्स टू प्रोड्यूस क्रॉप्स बेस्ड ऑन लोकल एग्रो जो इकोलॉजिकल जोन्स एंड मार्केट नीड्स। जो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करें, हमारी जो डिमांड है दो, एक तो हमारे यहाँ की इकोलॉजिकल नीड क्या क्या है, हमारे यहाँ की जो पारिस्थितिकी प्रति जो है डिमांड क्या कर रही है, हमारे यहाँ के खेत, हमारे यहाँ का जो मानसून है, हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो क्या डिमांड कर रहा है उसको देखें। दूसरा डिमांड हम देखें कि मार्केट का डिमांड कर रहा है, उसके अनुसार हम सप्लाई दे दें, उससे हमें अधिकतर लाभ देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो तीसरा पॉइंट है वो बोल रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़कर हिंदी में समझा रहा हूँ, हिंदी में पॉइंट बाइज पॉइंट एज इट इज़ लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। तो आप PDF जब आप लेंगे टेलीग्राम से, आप उसमें डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, इस्टेब्लिश अ फार्म सेंट्रिक एग्रीकल्चरल एक्सपोज स्ट्रेटेजी टू एड्रेस जो हमारा सरप्लस। यानी अब जो आप डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा पोर्शन ऐसा भी रखो जो हमारी डिमांड से थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि हम उस ज़्यादा डिमांड का जो पोर्शन है उसको क्या कर पाएँ, एक्सपोर्ट कर पाएँ, निर्यात कर पाएँ दूसरे देश के ऊपर। इसकी हम स्ट्रेटेजी बनाएं, रणनीति जो है वो बनाएं। यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट बात होती है फार्म कॉम्पिटिटिवनेस, पर हम क्या करें, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएं। प्रतिस्पर्धा हर जगह आवश्यक होती है। लास्ट वाला जो एडिटोरियल हमने पढ़ा था FTA से संबंधित जो हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कितना ज़्यादा इन्हेंस कर सकती है हमारी इकोनॉमी को। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है भाई कि हम क्या करें, हमारी जो फार्म जो कंपटीशन से, जो हमारी कृषि से संबंधित जो हमारा जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसको बढ़ाएं। कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, इनहेंस फार्म कम्पिटिटिवनेस बाय मैपिंग इंडियाज फार्म बेस्ड ऑन क्वालिटी पैरामीटर्स एंड यील्ड पोटेंशियल्स। क्या आपने कभी GI टैग के बारे में सुना है? GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हाँ, बेसिक कुछ बात कर रहा है इस एडिटोरियल में, ये वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट के माध्यम से जो एडिटोरियल राइटर है वो कहना चाह रहा है कि कुछ आप क्या करो, फार्म जो एरियाज है ना उनको इंडिकेट करो, उनको क्या करो, उनका क्या करो, मैपिंग करो, और मैपिंग करके उनकी क्वालिटी पैरामीटर्स पे क्या करिए, उनको वो लगाइए। तो आप ये कह सकते हैं, इस पॉइंट के अंतर्गत बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, GI टैग के अनुसार एक एग्रीकल्चर टैग लेकर आएँ, या फिर बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल जोग्राफिकल इंडिकेटर लेकर आएँ, जिसके माध्यम से आप क्या करें, जो एरियाज उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बनाएं। जैसे हम GI टैग देखते हैं, जिस भी वस्तु को, जिस भी शहर की जिस वस्तु को GI टैग मिल जाता है, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है फ़ायदा, कि उस वस्तु को देखने के लिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए पूरे देश भर से, बल्कि बोले कि बाहर से भी लोग क्या होते हैं, आते हैं। जैसे मान के चलो, अगर आपका शहर में किसी चाय वाले को GI टैग मिल गया, उसकी चाय इतनी चलेगी कि कोई व्यक्ति कम नहीं होगा। इससे क्या होगा, वहाँ का ट्रेड जो है वो बढ़ेगा, वहाँ का जो अर्थव्यवस्था उसको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब इसी कारण लोग क्या करते हैं, GI टैग पाने के लिए अपने लिए प्रयासरत रहते हैं कि हमें भी GI टैग जो है वो मिले। हम जो फार्म सब्सिडीज़ हैं, मतलब जो फार्म सब्सिडीज़ नहीं, जो फार्म्स हैं जो उत्पादित कर रहेंगे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसको हम क्या करें, एक ऐसा पैरामीटर प्रोवाइड करवाएं क्वालिटी का, ताकि दूसरे लोग जिनको मिला है उनको देखकर दूसरे लोग भी क्या करें, अपनी क्वालिटी को सुधारें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का काम करें, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा और जो क्वालिटी है वो भी देखने को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है भाई, फैसिलिटेट ग्लोबल मार्केट एक्सेस एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड यील्ड। यहाँ कहना चाह रहा है कि आपको क्या करना है, आप अपने यहाँ के जो कृषक है ना उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना है। यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है किसी क्षेत्र में, हमारे एग्रीकल्चरल क्षेत्र में। आप कीजिए ऐसा कुछ काम, ऐसा कुछ डेवलपमेंट कीजिए कि ऐसा कुछ करा जाए। ऐसी एक संस्था का नाम चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो वर्तमान में कुछ समय पहले चर्चा में भी आई थी। मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सी संस्थान है जिसने क्या करा है, हमें ये प्रोड्यूस, मतलब जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए। वो एक संस्था है हमारे भारत की, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं पता हो तो गूगल पे सर्च करना, चर्चा करना, फिर बताइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर हम बाद में कभी ना कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल पे शुरुआत में हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, फोस्टर पार्टिसिपेशनशिप बिटवीन फार्मर्स एंड वो कहना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में ना, कुछ नहीं कहना चाह रहा है। यहाँ पे जो हमारी जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग है, जो यहाँ पर चीज़ों को खरीद रहे हैं, फाइनली जो चीज़ों को उत्पादित वस्तुओं को खरीद रहे हैं, उनके बीच में क्या हो, एक कनेक्शन हो, एक पार्टिसिपेशनशिप हो। जैसे कि मान के चलो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पहले ही कॉन्टैक्ट कर लें किनसे, फार्मर्स से।
कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाई हम आपके यहाँ से गेहूँ खरीदना चाहते हैं इतने कुंटल गेहूँ आप उत्पादित कीजिए, ना तो ज़्यादा ना तो कम, हम आपसे खरीद लेंगे। अब फार्मर्स को पता है कि यार हमारी वस्तु मतलब जो है वो बिक जाएगी। अब उसी एक रेट जो है, जो कीमत है वो भी तय कर ली जाएगी इसी कीमत में। अब हो सकता है भविष्य में कि जो प्रोड्यूस है वो उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना हो, और क्या बोलते हैं, हो सकता है कि मानसून के कारण कुछ काम हो, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा कि फार्मर जो उनका नुकसान नहीं होगा। और कृषि जो हमारे कृषकों के लिए, अधिकतर कृषकों के लिए जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है, वो शायद हमारे लिए क्या है, एक सक्षम स्रोत बनकर उभर सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6th पॉइंट जो कहता है टेक्नो ड्रिवन एग्रीकल्चर, यानी कहने का अर्थ है ऐसी टेक्नोलॉजीज को लेकर आओ, जैसे कि आप लेकर आइए ड्रोन्स को, जो क्या करें, आपके इरिगेशन करने का काम करें, फर्टिलाइजर्स मैन्योर डालने का काम करें। इन ड्रोन्स वाली फैसिलिटी को लेके आइए। DSR मेथड लेके आओ, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड लेके आओ, उसके लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। इन सभी प्रौद्योगिकी को डेवलप किया जाए ताकि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है वो ज़्यादा प्रॉफिट अपना पाए, उनका जो आय है वो बढ़ पाए। नेक्स्ट देखते हैं, बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, हमें जल संरक्षण के लिए प्रैक्टिसेस लेकर आनी है। पिछले 2 वीडियो में हमने जो चर्चा करी थी वाटर कंजर्वेशन के बारे में, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करी थी हमने। अब उन स्ट्रेटेजीज को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साहब कि क्या क्या है, ताकि हमें पता चल पाए ना कि हमने कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, कितना इंटरलिंक करके इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। बताइए वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के लिए आप क्या क्या करके लाएंगे। ये बीच में जो लिखा हुआ है, ये तो इसका तो लिखा हुआ है, आप अपना भी लिख के बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिबरलाइजिंग द मार्केट, यानी हमारे जो बाजार है उसको हमको क्या करना है, हमको उसको उदारीकरण करना है बाजार का। यानी कहने का अर्थ जो है, उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस थोड़ी सी सरल हो जाए फार्मर्स के लिए। आज प्रोसेस को फार्मर्स के लिए कौन सबसे ज़्यादा प्रोसेस को दिक्कत में लेके आ रहा है, जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो। इन बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि उनका जो डायरेक्ट क्या है, मंडी या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट जो खरीदने वाले उपभोक्ता उनसे कॉन्टेक्ट हो पाए, ताकि जो उत्पादक हैं, जो हमारे जो फार्मर्स हैं, वो डायरेक्टली क्या कर पाएँ, जो लेने वाले उपभोक्ता जो है उन तक पहुंच पाए, चाहे वो निजी उपभोक्ता हो, चाहे वो जो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो उद्योग हो जो उपभोग कर रहे हैं उनकी वस्तुओं का तीसरी चीज़ को बनाने के लिए उन तक पहुंचना हो। तो यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग FPOs। FPOs क्या होता है, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कृषि बोल सकते हैं कृषकों का जो समूह होता है, कृषि उत्पादक समूह जो होता है, उनको हम क्या करें, स्ट्रेंथन करें, उनको थोड़ी सी बल दें, उनको थोड़ा सा हम क्या करें, प्रोत्साहन दें। क्यों? अभी वर्तमान में हम देखें कि हमारे यहाँ की जो भूमि है, जो जिस पूरी टोटल हम एग्रीकल्चरल लैंड देखें, कृषि युक्त भूमि जो है, उसमें अधिकतर कृषि की हमारी जो भूमि है वो क्या है, छोटी छोटी टूटी छोटी भूमियाँ है ना, छोटी छोटी जोत की भूमियाँ है। अब इन भूमियों में क्या होता है, उत्पादन वो थोड़ा थोड़ा करके जाते हैं बेचने के लिए। अब छोटा उत्पादन करके, जैसे मान के चलो 10-10 कुंटल सभी लोग उत्पादित करके लेकर गए एक इंडस्ट्री के मालिक के पास। अब जब ये इंडस्ट्री का मालिक इनसे खरीदता है तो ये अच्छे से बार्गेन नहीं कर पाते। बार्गेन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दे ही छोटा सा रहे हैं। अब इतना सा दे रहे हैं, वो फार्मर यहाँ से वहाँ तक लेके जा रहा है, इतना भी पैसा उसका लगा रहा है वो। अब वो वापस आना नहीं चाहेगा, तो चाहेगा कि जो इंडस्ट्री है वो मालिक जो कह रहा है उस रेट पे वो दे दे। ये स्थिति आज वर्तमान की है। फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये जो छोटी छोटी जोत है इनको एक जोत बनाकर, या फिर बोल सकते हैं, जो एक जोत नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं इन सभी जो क्षेत्र, इन सभी जो फार्मर्स हैं उनको एक मंच पर दे देती है कि अब अपन क्या है, अलग अलग नहीं जाएंगे कि मैं इधर से जाऊँगा, मैं इधर से जाऊँगा और आप इधर से आओगे बेचने। हम सभी साथ में मिलकर हमारे प्रोड्यूस को लेकर जाएंगे बेचने के लिए। अब जब ये साथ में मिलकर, जैसे मान के चलो 4 लोग हैं, 4 10-10 किलो बना रहे हैं, अब कितना हो गया ये 40 मतलब कुंटल बना रहे हैं, तो 40 कुंटल हो गया भाई। पहले 10 कुंटल के लिए इतना बार्गेन नहीं कर पाते थे, अब 40 कुंटल के लिए अच्छी तरीके से बार्गेन कर पाएंगे जो इंडस्ट्रीज थे या फिर जो उद्योगपति है उसके साथ, ताकि इनको प्रॉफिट मिल पाए। तो हमें FPOs को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट बताया जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या करें, शुरुआत करें, ताकि जो मेन बोल सकते हैं ना, जो फिजिकली हम देखते हैं ट्रेड करने के लिए, आज वर्तमान में आपको कोई वस्तु चाहिए, आप गूगल पे जाते हैं, सॉरी आप अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट में जाते हैं, उसको ऑर्डर कर लेते हैं, आपके घर में वो वस्तु आ जाती है। फार्मर्स को, किसानों को अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता है। पहले वहाँ पर मतलब होने से पहले जो बोल सकते हैं ना कि समझौता होने से पहले कि इतने पैसे आप दोगे हमें तो हम इतनी वस्तु देंगे, उससे पहले उसको वहाँ तक जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके वो डिसाइड करता है कि कितने में उसकी वस्तु जो है वो बिकेंगी। तो क्यों ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि वो पहले ही पहुँचाने से पहले ये तय कर पाए कि उसको कितने लाभ में अपनी चीज़ें पहुंचानी है, किसी प्रोड्यूसर को कितने लाभ में अपने को पहुंचाना है। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को हमको डेवलप करना है, ताकि उसकी, और एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें हमको अर्बन और रूरल दोनों में इंक्लूसिविटी भी लेके आनी है। ऐसा ना हो कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बेचारे छोटे मोटे किसान हैं उनको पता ही ना हो उसके बारे में। तो अवेयरनेस का जो कैंपेन है वो भी चलाना हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए कदम भी होगा कि हमको अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को करना है तो अवेयरनेस फैलानी होगी।
ठीक है। तो ये थे 10 पॉइंट जो इसने बताए, जो एडिटोरियल राइटर थे उन्होंने बताए। आप इसका इस्तेमाल अपने उत्तर को और बढ़िया बनाने के लिए कर सकते हैं। और भी कुछ सुधार हो सकते हैं, जैसे कि हमने कई बार पीछे भी चर्चा करी है DSR मेथड के बारे में, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड के बारे में, ये थी मियावाकी टेक्निक के बारे में जो मैंने आपको बताई थी, है ना। इन सभी टेक्निक्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंजर्वेशन है उसको अच्छी तरीके से बनवा सकते हैं। और 10 पॉइंट आपको बढ़िया मिल गए, इनका इस्तेमाल आप कृषि से संबंधित किसी भी टॉपिक जो आएगा उसमें कर सकते हैं। अब यदि आपको जो अपनी पूरी चर्चा है इसका आपको PDF चाहिए, तो PDF के लिए आप जा सकते हैं आदर्श परिवार एंड मॉडर्न नालंदा के इस जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर सर्च करेंगे आदर्श परिवार एंड मॉडर्न नालंदा, ये चैनल का लोगो आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आप ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके भी जो टेलीग्राम चैनल है उस तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये आपको उसका PDF मिल जाएगा। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस से संबंधित जानकारी चाहते हैं कि हम जो निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चल रही हैं उसमें कैसे भागीदारी ले सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इस नंबर पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन क्लासेस से संबंध में कोई डाउट हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर है उस पर कॉल लगाकर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा जो है उसको समाप्त करते हैं थॉट ऑफ द डे से, परीक्षित भारती सर के एक कथन से, जो कि बोलते हैं क्या कि दौड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत करना बहुत कठिन होता है। कि शुरुआत तो करिए आप, है ना। आप चलो तो सही, पहुंचोगे कभी ना कभी, जो कभी ना कभी चले तो कभी ना पहुंचोगे। ठीक है, तो दौड़ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती दौड़ने में, लेकिन दिक्कत होती है शुरुआत की। एक बार आप बस कदम अपना आगे बढ़ा लीजिए, फिर दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी और जो कारवा है वो बनता चले जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आज का जो एडिटोरियल होगा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे संबंध में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है जो आप शेयर करना चाहें अपने साथ वाले एस्पिरेंट्स के साथ, कि हाँ जो मेरा आइडिया है वो दूसरे लोगों को भी मिल पाए, तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इससे संबंधित अब जो नया एडिटोरियल आएगा इससे संबंधित, एग्रीकल्चर संबंधित, तो हम उसमें क्या करेंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इन 10 पॉइंट्स का केवल मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस दूंगा आपको कि उस एडिटोरियल में हमने 10 पॉइंट्स पढ़े थे, तो उसका इस्तेमाल हमको यहाँ पे करना है। तो उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, इसको नोट करके रख लेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और अच्छे एडिटोरियल के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।